हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 17 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा राष्ट्रीय बादाम दिवस यानी नेशनल आलमंड डे कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है ये दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प में है 14 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 16 जनवरी। तो आपको बताना है ये कब मनाया जाता है। सही उत्तर आपका रहेगा 16 फरवरी को। ये कल का क्लास नहीं हुआ था, इसके कारण से ये जो है आज बताया जा रहा है। अगर कल का क्लास होता तो कल ही बताया जाता ये दिवस। तो देखिएगा, राष्ट्रीय बादाम दिवस यानी नेशनल आलमंड डे 16 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। बादाम के स्वास्थ्य वर्धक गुणों और उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देखिएगा, पौष्टिक बादाम जो होता है, कहते हैं ना बादाम रोज खाना चाहिए। बादाम खाने से क्या होता है, दिमाग बढ़ता है। लेकिन आप ये भी सुने होंगे बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से दिमाग बढ़ता है, ठोकर खाने से दिमाग बढ़ता है। हालांकि वो अलग बात है, लेकिन बादाम बहुत अच्छा पौष्टिक आहार है कह सकते हैं। उसमें कई सारे जो है आपके स्वास्थ्यवर्धक सामग्री मिलते हैं। तो पौष्टिक बादाम में जो कहेंगे स्वस्थ वसा, प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन ई और फाइबर का जो है भंडार होता है। फाइबर जिस भी चीज में आपको पाया जाता है, आपके जो है उसमें ये जानिएगा हार्ट की समस्या उससे दूर होती है, क्योंकि ये जो आपके उसमें जो है नसों में ब्लॉकेज नहीं होने देता है। देखिएगा, बादाम शुगर जो होता है, बादाम होता है जो शुगर को, हाई ब्लड प्रेशर को और फैटी लीवर जैसे पुरानी बीमारियों को दूर करने में जो है मदद करता है। अब ये देखिएगा, बादाम के बारे में पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि सबसे ज्यादा बादाम किस राज्य में होता है अपने इंडिया में, और कौन सा देश सबसे ज्यादा बादाम का प्रोडक्शन करता है। तो अगर राज्य में देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपका जम्मू कश्मीर करेगा। 90% जो है लगभग बादाम का प्रोडक्शन आपके जम्मू कश्मीर से होता है। सेकंड प्लेस पे आपके हिमाचल प्रदेश आएगा और थर्ड पर आपका महाराष्ट्र आएगा। तो ये ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, इसमें कौन सा देश सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है। तो आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज्यादा बादाम का प्रोडक्शन करता है। सेकंड प्लेस पे आपके ऑस्ट्रेलिया आता है। और अब देखिएगा इसके बारे में, क्यों ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां जो है ठंडा और शुष्क जलवायु होता है। और इसके लिए जो है यही जलवायु चाहिए, ठंडा और शुष्क जलवायु या पहाड़ी और समशीतोष्ण जलवायु। तो इसीलिए जो है समशीतोष्ण, इसीलिए यहाँ जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है बादाम का। तो ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, जोथम नापत को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। वो भी निर्विरोध चुना गया है, कोई इनका विरोध नहीं किया है, इनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं था कह सकते हैं ऐसा। तो कहाँ का इन्हें चुना गया है। विकल्प में फिजी, वानुआतू, कोस्टारिका, टोंगा। तो सही उत्तर आपका रहेगा वानुआतू का इन्हें प्रधानमंत्री चुना गया है। तो ये बातें ध्यान रखना, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो निर्विरोध रूप से चुने गए हैं, इनका कोई विरोध नहीं किया, मतलब इनके विपक्ष में कोई जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। प्रधानमंत्री नहीं चुना गया है। और वानुआतू, अब देखिएगा इनके बारे में यही न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट था कि कहाँ के जो है चुने गए हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह था कि ये इसका लोकेशन कहाँ है वानुआतू। तो देखिएगा, ये दक्षिण प्रशांत में एक द्वीपीय राष्ट्र है जो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व में और फिजी के पश्चिम में स्थित है। आप कहेंगे ऐसे नहीं समझ में आया, तो देख लीजिए मैप से देख लीजिएगा कहाँ है। तो ये आपका वानुआतू है। इसकी राजधानी पोर्ट विला है। अब ये न्यूज में है, इसकी राजधानी ही आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ है ये। तो पोर्ट विला इसकी जो है राजधानी है। अब फिजी के जो है आपके देखिए पश्चिम में और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, ऐसे इसका लोकेशन है। कहाँ, पैसिफिक ओशन के प्रशांत महासागर के दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित ये क्षेत्र है या देश है, याद रखना है। इनका देखिएगा, जस्ट 1 मिनट, ये देखिएगा इनका इमेज है आपका, जो अभी यहाँ के पीएम बने हैं। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल जो है लागू कर दिया गया है, लगा दिया गया है। तो विकल्प में है मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कहाँ लगा दिया गया है। सही उत्तर आपका रहेगा मणिपुर में। देखिएगा, इसके कुछ दिन पहले ही हम अभी जो है लगभग 10 के आसपास, 10 तारीख के आसपास आपको न्यूज बताए थे कि वहां के जो मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, वो इस्तीफा दे दिए। आपको पता होगा, हम वहां उस समय 10 तारीख को आपको बताए थे कि क्यों जो है वहां मैतेई और कुकी समुदाय में किस तरह से विरोध हुआ था, किस तरह से जो है महिलाओं को जो है नंगा करके घुमाया गया था। इसके कारण से पूरे देश में जो है उसका विरोध हुआ था। तो उनका जो है कई 2 साल से लगभग इस्तीफा मांगा जा रहा था कि वो अपना इस्तीफा दे दें।
तो अभी 10 तारीख के आसपास वो इस्तीफा दे दिए थे। अभी जो वर्तमान में गृह मंत्रालय ने ये अधिसूचना जारी किया कि मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होगा। तो अब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो इसके बारे में जान लेना जरूरी होता है कि कहाँ इसका वर्णन किया गया है, पहले कहाँ लगा, तो ये सब देख लीजिएगा थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बातें। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हम आपको बता दिए, ये वहां शासन लागू हो गया है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राज्यपाल ने ये रिपोर्ट दिया था। राज्यपाल वहां के, ये इस समय ध्यान रखना जरूरी होता है क्योंकि कई बहुत सारे न्यूज में ये है। अजय कुमार भल्ला जो गृह सचिव रह चुके हैं, बहुत जानकार आदमी को वहां का जो है राज्यपाल बनाया गया है। तो अजय कुमार भल्ला की जो है रिपोर्ट आई थी, मतलब राज्यपाल वहां के, उनकी रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने संविधान 356 के तहत जो है यह अधिसूचना जारी किया है, नोटिस लगाया है कि जारी किया है कि वहां जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है। सर्वप्रथम अगर देखेंगे तो 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो ये बात आपसे हो सकता है किसी पॉलिटिक्स सेशन में कभी पूछा जा सकता है। अनुच्छेद अब देखिएगा यहाँ कैसे लागू होता है। तो 355 में वर्णन किया गया है कि केंद्र को जो है इस कर्तव्य के लिए विवश करता है कि अनुच्छेद 355 की प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करेगी। एक केंद्र को जिम्मेदारी दी गई है कि हर आपकी जिम्मेदारी है कि ये आप सुनिश्चित करिए कि हर राज्य सरकार जो है संविधान के तहत कार्य कर रहा है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो ये केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा करके अपना शासन जो है वहां राष्ट्रपति शासन चालू रखें। तो राष्ट्रपति शासन जो है 2 आधारों पर लागू किया जाता है। कितने आधारों पर? 2 आधारों पर। एक होता है अनुच्छेद 356, एक होता है 365। तो 356 जो है अभी वहां लागू किया गया है। पहले ये देखिएगा आपातकाल के बारे में आपके अनुच्छेद 352, 356 और 360 में वर्णन किया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है? 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 356 आपका जो है राष्ट्रपति शासन होता है, यह जो है राज्य आपातकाल, और 360 जो है वित्तीय आपातकाल होता है, जो अभी तक भारत में कभी लागू नहीं किया गया है। ये लागू किया गया है तो इसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। क्या किसके बारे में बात करेंगे? 356 के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 356 के बारे में, जो आपका राष्ट्रपति शासन है, यह राज्य आपातकाल है। तो 2 आधार इसमें से देखेंगे तो अनुच्छेद 356 में इस संविधान में ये लिखा गया है, यही सेम बात लिखा गया है। तो देख लीजिए, राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 356 यदि वह आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं चल रही है। देखिएगा, संविधान में जो कहा गया उसके अनुरूप नहीं चल रही है, तो राज्य सरकार जो है वो राष्ट्रपति आश्वस्त हो जाता है कि इसके अनुरूप नहीं चल सकती है। तो राष्ट्रपति जो है राज्य के राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर या बिना रिपोर्ट के आधार पर, यह दूसरे ढंग से जो है राज्यपाल के विवरण के बिना भी प्रतिक्रिया कर सकता है। प्रतिक्रिया मतलब वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अगर राज्यपाल ने रिपोर्ट दिया है तो सही है कि हाँ तब वो लगा सकता है, नहीं दिया है तब भी लगा सकता है वो, अगर उसको ये लग रहा है कि हाँ यहाँ राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। तो देखिएगा अनुच्छेद 365 के अनुसार 356 में देखिएगा, 356 के बारे में आपको बता दिया ना, और 365 भी एक आधार प्रदान करता है कि वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो क्या है? यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में जो है असफल हो जाता है, तो यह राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले जिसमें जो है अब राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप जो है नहीं चल रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब जैसे केंद्र सरकार ने कहा कि ये काम ऐसे होना चाहिए, या जो है यहाँ दंगा हो रहा है, ये दंगा को जो है कंट्रोल करना चाहिए, अब वो राज्य नहीं कर पाया तो वहां जो है केंद्र का ये कर्तव्य बनता है कि वो जो है राष्ट्रपति शासन के लिए कह दे। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब कहाँ लगा है? तो ये आपका मणिपुर है। एन बीरेन सिंह यहाँ के जो है वो थे, अब हट गए हैं। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल होती है, और उसके बाद यहाँ इधर हो गया म्यांमार, और इधर जो है आपका नागालैंड, असम, मिजोरम, ये 3 देश इससे जो है सीमा साझा करते हैं। ये देखिएगा नागालैंड के जो है, नागालैंड आपका ऊपर से अगर देखेंगे तो पहले पड़ता है नाग मणि, ऐसे याद कर लीजिएगा, नाग और मणि, नागालैंड और उसके बाद मणिपुर, मतलब ऊपर नागालैंड नीचे मणिपुर। अगला है देखिएगा, दशावतार नाट्य प्रदर्शन जो है किस राज्य में हो रहा है? तो ये आपको बताना है ये प्रदर्शन किस राज्य में हो रहा है। विकल्प में है आपका उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो कहाँ हो रहा है? सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक में इसका प्रदर्शन हो रहा है। तो देख लीजिएगा इसके बारे में डिटेल्स।
दशावतार रंगमंच एक लोकप्रिय जो है रंगमंच है, जिसका इतिहास लगभग 800 साल पुराना है। और यह पारंपरिक लोकमंच जो है महाराष्ट्र और उत्तरी गोवा में जो है क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है। और विषय वस्तु देखेंगे क्यों ये जो है रंगमंच आयोजित किया जाता है या मनाया जाता है। तो इन धारावाहिकों में जो है प्रस्तुत कहानियां भगवान विष्णु के जो है 10 अवतार, किसके, भगवान विष्णु के, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उनके जो 10 अवतार थे, मत्स्य हो गया, कर्म, वराह, नरसिंह, उसके बाद वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि जो है, कल्कि पर आधारित ये होता है। तो इसका इमेज भी देख लीजिएगा कैसे इसको मनाया जाता है। देखिएगा ये 4 आपका इमेज है, इसके माध्यम से इस तरह से कुछ इसका जो है प्रदर्शन होता है। तो महाराष्ट्र और उत्तरी गोवा में भी होता है, लेकिन देखिएगा अब यहाँ गोवा में आप विकल्प में नहीं था, तो आपका कहाँ रहेगा, महाराष्ट्र ही रहेगा। ये कह रहा है पद्म से, अगला क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध लोक गायिका सुकरी बोम्बा गौंडा का जो है निधन हो गया है। तो वो किस राज्य की थी। देखिएगा कोई भी व्यक्ति होता है जो किसी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, अगर वो पर्सनालिटी का देहांत हो जाता है या किसी कारण से वो न्यूज में रहता है, तो पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुकी हैं, तो ये किस राज्य की निवासी थी। विकल्प में है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। सही उत्तर आपका रहेगा ये कर्नाटक की निवासी थे। तो इनके बारे में देख लीजिएगा, कर्नाटक के जो है हलक्की बुक्का लीगा समुदाय से संबंधित थे। हलक्की बुक्का लीगा कम्युनिटी, यही आपसे पूछा जा सकता है ये समुदाय किस राज्य में जो है निवास करती है। तो कहाँ करती है, आपका सही उत्तर रहेगा कर्नाटक। तो उसकी जो है प्रसिद्ध लोक गायिका सुकरी बोम्मा गौड़ा का निधन हो गया है 88 वर्ष की उम्र में। और इन्हें जो है लोक परंपराओं का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता है। तो ये चीज इनके बारे में और ध्यान रखना है। इन्होंने लगभग 5000 गाने याद किए थे और हलक्की समुदाय के जो है संरक्षण में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इन्हें जो है 2017 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है, जो भारत का चौथा सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है। तो याद रखना है। ये देखिएगा इनका ये इमेज है, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। देखिएगा माइक के सामने ही इनका इमेज है। तो ये अपने समुदाय को जो है संरक्षण देने के लिए और उनको जो है विश्व लेवल पर पहचान दिलाने के लिए भी इनको जो है सम्मानित किया गया था। अभी देखिएगा संसद में जो है आयकर विधेयक पेश हुआ है, इनकम टैक्स बिल 2025। तो कह रहा है किस पुराने अधिनियम को जो है ये रिप्लेस करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। तो ये आपका विकल्प है आयकर अधिनियम 1951, 61, 2001, 2017। सही उत्तर पहले आप जान लीजिए, 1961 में इसको जो है 1961 का जो आयकर विधेयक था, आयकर अधिनियम, उसको जो है ये रिप्लेस करेगा। तो पहले आप ये जान लीजिएगा अधिनियम और जो है यानी बिल और एक्ट में जो है क्या अंतर होता है। एक्ट और बिल तो ये आपको पहले ये जान लेना जरूरी है। इसको कहते हैं अधिनियम और बिल को कहते हैं विधेयक। यानी विधेयक जो है बिल मतलब क्या हो गया आपका विधेयक, और एक्ट मतलब हो गया अधिनियम आपका। तो इसके मतलब क्या होता है, अंतर क्या होता है। देखिएगा जब संसद में कोई कानून पास करने के लिए पेश किया जाता है, तो जब वो पेश किया जाता है जब तक वो पास नहीं हो जाता तब तक वो बिल रहता है, यानी बिल मतलब विधेयक रहता है। लेकिन जब वो कानून संसद में पास हो जाता है, दोनों जो है लोकसभा और राज्यसभा से, उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, तब वह जो है क्या हो जाता है आपका अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है, यानी वो कानून का रूप धारण कर लेता है। तो यानी एक्ट आपका क्या है, कानून हो गया। अभी ये क्या है, बिल, इसको पेश किया गया है, लेकिन इसको पहले ही बता दिया गया कि 1961 का जो ये अधिनियम था उसको ये रिप्लेस कर देगा। तो देखिएगा ये आपको बता ही दिए, आयकर विधेयक 2025 के तहत जो है आयकर प्रावधानों को सरल बनाया जाएगा, सिंपल बनाया जाएगा, तथा कर कानूनों को जो है अधिक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट जो है बनाया जाएगा। उद्देश्य यही होगा, सरल और स्पष्ट जो है कर कानून को जो है सरल और स्पष्ट करना। और इसमें जो शब्दावली जो अपनाया गया था उसको भी जो है नई शब्दावली को अपनाया जाएगा, जो पुरानी शब्दावलियां थी उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो विधिक विवादों को जो है कम करना इसका उद्देश्य होगा, और जो है कर प्रावधानों को स्पष्ट बनाना इसका ये भी एक उद्देश्य होगा। और नए विधेयक में जो है मूल्यांकन वर्ष जो था, असेसमेंट ईयर, और जो पिछले वर्ष है यानी प्रीवियस ईयर उसमें लिखा था उसको बदल करके जो कर वर्ष अब वो हो जाएगा, टैक्स ईयर किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण ये आपका हो सकता है, कर वर्ष उसको कर दिया जाएगा।
अगला है, किस राज्य सरकार ने जो है नील गाय को, ब्लू बुल को जो है मारने की अनुमति दी है? तो ये आपको बताना है कौन सी राज्य सरकार ने ये कहा है कि आप ब्लू बुल को जो है मार सकते हैं, यानी नील गाय को जो है मार सकते हैं। तो वो भी ये चीज आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप कहेंगे कि पूरा मारने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ नर नील गाय को जो है मार सकते हैं, तो अनुमति दी है। विकल्प में है झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। सही उत्तर आपका रहेगा हरियाणा सरकार ने जो है नया कानून लाया है, उसमें यह कहा है कि इसको आप मार सकते हैं। निश्चित रूप से अब अगर ऐसा कोई कह रहा कोई राज्य, तो विवाद होना जो है उस पर तय है। तो जो पर्यावरणविद है और जो वहां के कम्युनिटी है कुछ जो इससे संबंधित है, उसको उन्होंने इसको विरोध किया है। तो देखिएगा जो बिश्नोई कम्युनिटी होता है, जो राजस्थान में मुख्यतः जो है विरोध करते हैं, राजस्थान में मुख्यतः पाए जाते हैं, तो उनके द्वारा भी इसको विरोध दर्ज किया गया है। हरियाणा सरकार ने जो है वन्यजीव संरक्षण नियम लागू किया है, जो नीलगाय है और वो भी नर, आपको हम पहले बता दिए, उसको मारने की अनुमति देता है। यह क्या होगा, मानव जो यह निर्णय जो है मानव वन्यजीव संघर्ष को जो है कम करने और कृषि को जो है नीलगायों द्वारा होने वाले नुकसान को रोकने के लिए लाया गया है। देखिएगा पहले इनका इमेज है, बहुत से लोग इसको जो है जो सिर्फ शहर में रहते हैं इसको नहीं जानते होंगे, नीलगाय यही है, ये नर है, तो इसको नहीं जानते होंगे। तो क्या होता है कि ये फसल को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। कई बार आप यात्रा करते होंगे, देखे होंगे ट्रेन वगैरह से, झुंडों में जो है ये नीलगाय किसी खेत में जो है चर रहे होते हैं और उसको पूरा जो है खराब कर रहे होते हैं फसल। तो इसके कारण से जो है किसान बहुत परेशान होते हैं। ये जो है बाढ़ वगैरह लगाया जाता है तो ये 6 फीट तक जो है 6 फीट वाला जो बाढ़ रहता है उसको भी तोड़ देते हैं, कूद जाते हैं उससे, तो फसल को बहुत सारे नुकसान ही पहुंचाते हैं। हालांकि इसका जो है कंट्रोल करना जरूरी था इनको जो है किसी तरह से, लेकिन क्या मारने का विकल्प हमारे समझ से बहुत उचित है नहीं, लेकिन सरकार ने ये निर्णय लिया है, तो ध्यान रखना है। अगला है, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपको बताना है ये आदि महोत्सव अभी कल से शुरू हुआ और 24 तक चलेगा, 16 से 24 तक। तो ये कहाँ जो है आयोजन इसका कहाँ किया जा रहा है? विकल्प में है रांची, नई दिल्ली, रायपुर, इंदौर। तो सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में इसका आयोजन शुरू हुआ है आदि महोत्सव। तो नाम से तो आपको थोड़ा स्पष्ट लग रहा है किसके लिए आयोजन होगा, तो देख लीजिएगा इसके बारे में। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। वो भी कौन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। ये देखिए किसी भी अगर आयोजन हो रहा वहां राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई बड़ा पर्सनालिटी वहां पहुंच जाता है तो वो आयोजन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राष्ट्रपति ने इसको जो है उद्घाटन किया है। इसको जो है ट्राइफेड जिसे कहते हैं दी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ट्राइबल को ये जो बढ़ावा देने के लिए जो है 1987 में स्थापित किया गया था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना, ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई थी। तो इसके द्वारा इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। और जो जनजातीय कार्य मंत्री हैं श्री जुएल ओराम, ये जो है पूरा इसको देख रहे हैं, मतलब उसके निगरानी में, इनके निगरानी में सब हो रहा है। उद्देश्य यही होगा इसका, भारत के जो जनजातीय समुदायों की जीवंत संस्कृति, उसकी विरासत और आर्थिक क्षमता का जश्न मनाना और उसका प्रदर्शन करना, ये उसका उद्देश्य होगा, ध्यान रखना है। अगला है, किस भारतीय को जो है स्पेशल रिकॉग्निशन गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे जो है सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है। विकल्प में है आपके जय शाह, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। तो किसे जो है सम्मानित किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा आईसीसी के जो है वर्तमान अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है जय शाह, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देख लीजिएगा, भारत के जो शतरंज के जादूगर कहे जाते हैं और पहले ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद, तो पूर्व बीसीसीआई के सचिव रह चुके हैं और अब आईसीसी के जो है प्रमुख है जय शाह, उनको विशेष मान्यता गेम चेंजर जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन किसको किया गया है? जय शाह को। कौन है? तो ये अमित शाह के लड़के हैं जो आईसीसी के जो है सबसे कम उम्र के जो है प्रेसिडेंट बने हैं, ये भी याद रखना है। मात्र 36 वर्ष की उम्र में ये प्रेसिडेंट बने हैं। और यह पुरस्कार जो है भारतीय क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर जो है खेलों में योगदान के लिए दिया जाता है, जो भारतीय खेल को जो है वैश्विक मान्यता प्रदान कराते हैं। अगला है, हाल ही में किसे फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड
2025 से सम्मानित किया गया है। तो किस संस्था को जो है सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है। विकल्प में आपका है भारत पेट्रोलियम, एनटीपीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। तो किसे सम्मानित किया गया है, किस संस्थान को? सही उत्तर आपका रहेगा एनटीपीसी लिमिटेड को ये सम्मान दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो नाम से थोड़ा सा स्पष्ट हो जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी, यानी जो है हरित कार्य करने के लिए जो है अपने जैसे प्रोडक्शन करता है एनटीपीसी, जो है आपका कोल प्रोडक्शन का भारत में सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक है। तो ये हरित रूप से उसमें जो है अपना हरित जो है कार्यक्रम अपनाने के लिए इसको जो है अवार्ड दिया गया है। तो एनटीपीसी लिमिटेड को जो है जल लचीलापन के लिए, वाटर रेजिलियंस के लिए जो है के श्रेणी में प्रतिष्ठित फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। कौन दिया है ये अवार्ड उनको? तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा जो है चेन्नई में इनको 13 फरवरी को दिया गया था। तो ध्यान रखना है। एनटीपीसी जो है 1975 में स्थापित किया गया संस्था है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आपको हम बता दिए ना, थर्मल से जो है पावर ये जनरेट करने वाला एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। तो ये आपको याद रखना है। आज का दोस्त करंट अफेयर्स यहीं पर रखते हैं, फिर अगले सेशन में मिलते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आप अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।